नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। भूपेश सरकार के जिस एथेनॉल प्रोजेक्ट की बीजेपी खिल्ली उड़ा रखी थी, अब उसी प्रोजेक्ट को मोदी सरकार ने भी अडॉप्ट करने की तैयारी कर ली है, जिसका हब छत्तीसगढ़ बनने जा रहा है। केंद्र सरकार 10,000 करोड़ के निवेश के साथ जिस धान से एथेनॉल बनाने का प्रोजेक्ट तैयार कर रही है, छत्तीसगढ़ सरकार उस पर कई कोस आगे बढ़ चुकी है, जहां प्रोजेक्ट से लेकर प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट तक की प्लानिंग तैयार हो चुकी है। आपको यह भी बता दें कि भूपेश सरकार काफी पहले से ही धान से एथेनॉल बनाने का प्लान तैयार कर रखी थी, जिसकी अब मंजूरी भी मिल चुकी है। आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों से फलस्वरूप चावल से एथेनॉल उत्पादन की दर 54 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर निर्धारित करने के निर्णय के लिए भी धन्यवाद दिया है। आज जवाब तो देना होगा में पूछेंगे सवाल, क्या किसानों के बदलेंगे दिन? इससे पहले आपको मंत्री जी की बाइट भी सुनवाते हैं, उनका बयान भी सुनवाते हैं। एथेनॉल के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल प्रेस में सारी बातें कही हैं। छत्तीसगढ़ में धान और गन्ना पे आधारित एथेनॉल प्लांट की बड़ी संभावनाएं हैं। हम लोगों ने गन्ना पे आधारित कवर्धा के प्लांट में एथेनॉल बनाने के संदर्भ में बहुत आगे बढ़ गए हैं और धान पे आधारित एथेनॉल के लिए 4 कंपनियों के साथ एमओयू हमारा हो गया है और सारी कंपनियां छत्तीसगढ़ में आ रही हैं। हम लोगों ने कल भी कहा है, आज भी कहा है, मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। अभी उन्होंने कहा है कि एफसीआई के माध्यम से जो खरीदी होगी, जो चावल बनेगा, उसमें एथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाएगी। हम लोगों ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के किसानों का पूरा धान एफसीआई खरीदे और छत्तीसगढ़ में एथेनॉल बनाए। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल सरकार ने एथेनॉल निर्माण के लिए लगभग 508 करोड़ के 4 प्रस्तावों पर एमओयू भी कर लिया है, यानी कि बहुत आगे अब प्रदेश सरकार एथेनॉल बनाने के मसले पर जा चुकी है, जब केंद्र सरकार भी इसे अडॉप्ट करने की तैयारी में है और इसका सबसे ज्यादा फायदा छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। लगभग बात अगर यह की जाए कि जो किसान लंबे समय से धान की खेती कर रहे हैं, उनके धान को सरकार खरीदती है। सरकार के खरीदने के अलावा भी कई धान वो अपने लिए स्वयं के लिए रखते हैं और उसके बाद भी बड़ी मात्रा में छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन होता है। तो फिर वो जो बची हुई धान है उसका कहां इस्तेमाल किया जाए, तब फिर एथेनॉल बनाने में उसका इस्तेमाल करने की तैयारी प्रदेश सरकार लंबे समय से कर रही थी। आपको बता दें कि जिन 4 इकाइयों में ये तैयारी है, इन 4 इकाइयों में लगभग 1,17,500 किलो लीटर एथेनॉल निर्माण का वार्षिक लक्ष्य रख लिया गया है, जिसके लिए हर वर्ष लगभग 3,50,000 टन धान की जरूरत होगी और अब उत्पादन भी उसी अनुसार लगभग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए चर्चा करते हैं इस खास मसले पर। हमारे साथ मौजूद हैं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सीएम के सलाहकार प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सामाजिक कार्यकर्ता उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उचित शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मंत्री जी, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करता हूं। कैसे जहन में आया कि जो किसानों का धान सड़ जाता है, गोडाउन में पड़ा खराब हो जाता है या फिर अति उत्पादन होता है, तो उसका इस्तेमाल क्या होना चाहिए? कैसे ये कॉन्सेप्ट जहन में आया कि इससे एथेनॉल बना ली जाए तो देश को भी और प्रदेश को भी लाभ होगा? सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि महत्वपूर्ण विषय पे आपने चर्चा करने के लिए बुलाया है। वास्तव में ऐतिहासिक दिन है छत्तीसगढ़ के लिए। आर्थिक विकास के क्षेत्र में क्रांति आएगी। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाने वाला प्रदेश है। यहाँ का 80% किसान खेती से जुड़े हुए हैं। उनका जो मुख्य धंधा है वो कृषि का है और यहाँ धान प्रमुख फसल के रूप में लोग उगाते हैं। हम देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद लगातार धान की खरीदी जो होती रही उसमें इजाफा हर साल हुआ है और खास करके माननीय भूपेश बघेल जी जब से सत्ता संभाले हैं तब से एक के बाद एक जो निर्णय ले रहे हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में,
चाहे किसानों का कर्ज माफी का बात हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हो, किसान को लाभ पहुंचाने के लिए हर निर्णय लिए जा रहे हैं। पिछले वर्ष जो हम देखेंगे धान की उत्पादन के बारे में और खरीदी के बारे में जी। तो हमारे पास बफर जो उत्पादन था और बफर स्टॉक बचा हुआ, आज इस प्रदेश में हम देखेंगे तो 84 लाख मीट्रिक टन धान हम लोगों ने खरीदा और 84 लाख मीट्रिक टन खरीदने के बाद स्टेट पूल और सेंट्रल पूल के बाद भी हमारे पास धान बचता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 अक्टूबर माह से ही केंद्रीय मंत्री को पत्र लिख करके प्रयास किया कि जो छत्तीसगढ़ में सेंट्रल और स्टेट पूल में खपत के बाद जो अतिशेष धान बचते हैं उसको एथेनॉल बनाने के लिए हमको अनुमति प्रदान किया जाए जी। और लगातार संघर्ष के बाद बहुत सुगम संयोग है कि केंद्र सरकार ने मांग को मान लिया है और धान से एथेनॉल बनाने के लिए अनुमति प्रदान किया है। बिल्कुल, और उस पर प्रदेश सरकार काफी हद तक आगे बढ़ भी चुकी है। अभी तक सर साथ में रखें, मैं आगे भी आपसे कई सवालों का जवाब चाहूंगा कि किस स्तर पर आपकी तैयारी है और किस स्तर पर आप उसे लगभग पूर्ण रूप से सफल बनाने में जुटे हुए हैं। प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके यूनिक आइडियाज के लिए तो आपको हाल ही में एक बड़े ग्रुप ने भी छापा है, उन्हीं यूनिक आइडियाज में से शायद ये भी एक है। कैसे ये कॉन्सेप्ट जहन में आता है, कैसे इस तरह के आइडियाज को लेकर आप अमल कर पाते हैं? देखिए, नमस्कार। हेलो। सबसे पहले तो अमरजीत जी को और आप सबको नमस्कार। देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूनिक आइडिया मेरे नहीं होते हैं जी। ये यूनिक आइडिया श्री भूपेश बघेल जी के होते हैं, कोट इन कोट। इस बात को अच्छे से नोट कर लिया जाए। जी जी जी। क्या होता है कि लगभग 10-15 वर्षों से जो छत्तीसगढ़ के गांव में मैंने चीजों को देखा है और 30 वर्षों से भूपेश बघेल जी ने उसको जिया है, देखा है, उसके लिए लड़ा है, संघर्ष किया है, तो समस्याओं की समझ लगभग हम लोगों की एक जैसी होती है, जो बाकी सब किसानों की भी होती है। कि किसान का, भूपेश बघेल जी ने जैसे वो मुख्यमंत्री बने, उनके सामने 2 लक्ष्य थे। पहला किसान का सम्मान और दूसरा धान का सम्मान। तो जो किसान का सम्मान था उसको तो उन्होंने किसानों की कर्ज माफी के द्वारा, उसके बाद नरवा गरवा गुरुआ बारी के द्वारा, गौठान के द्वारा, गोधन न्याय योजना के द्वारा और राजीव गांधी न्याय योजना के द्वारा पूरा किया। लेकिन आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ी किसान होने के नाते हम सब लोग जब कहीं से गुजरते हैं तो हमारे उगाए हुए धान को अक्सर हम सड़कों के किनारे पड़े बड़े गोडाउन में जो एफसीआई के में पहुंचने वाले हैं, संग्रहण केंद्रों में सड़ते हुए नजर आते हैं। बार बार खबर छपती है कि भाई धान जो है सड़ गया, और धान सड़ने के बाद जाता कहाँ है जी? तो बहुत कम पैसे में वो वही जाता है जहाँ ये एथेनॉल बनता है, यानी ईएनए बनता है, शराब बनता है। तो भूपेश जी ने हम लोगों को कहा कि भाई ये एक बड़ा मसला है, इस पे हम लोगों को जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है छत्तीसगढ़ में भी, तो आप देखेंगे कि बाकी फसलें, हमारे यहाँ ठंडी का दिन कम हो गया है, हमारे यहाँ गेहूं कम हो गया है, दलहन तिलहन में काफी श्रिंकेज हो गया है। धान एक ऐसा फसल है जो काफी वेदर रेजिस्टेंट फसलों में माना जाता है और दुनिया भर में इसका रकबा तेजी से बढ़ा है जी। तो छत्तीसगढ़ में भी धान का फसल, दूसरा फसल और रकबा बहुत तेजी से बढ़ने वाला ही है। तो बात ये आ रही थी कि इसको कहाँ लगाया जाए। तो जितने चलने वाले पहले उपक्रम हैं, चाहे पोहा बनाने का हो या कोई भी और चीज है, वहाँ इतने बड़े पैमाने पे धान को खपाना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल। तो धान को खपाना मुश्किल था, तो हमने उनसे कहा कि देखिए बहुत सारे ऑप्शंस में एक ऑप्शन है बायो एथेनॉल का ऑप्शन, क्योंकि हिंदुस्तान को 2020 में यदि 10% मिलाना है तो जितना चाहिए उसका 5% अभी तक बायो एथेनॉल हमारे पास है जी। 2030 में तो इनको 20% मिलाना है। तो इतनी बड़े बायो एथेनॉल की जरूरत है जी, जिसको धान से बनाया जा सकता है। अभी तक सारा कंसंट्रेशन किस पे है? गन्ने पे और मोलैश पे। गन्ने और मोलैश में वैसे भी शक्कर बन जाता है, गुड़ बन जाता है, बाकी चीजें अच्छा रेट देता है। लेकिन धान से जो एथेनॉल बनता है वो भी 98.9% का बनता है। सिमिलर क्वांटिटी का ईएनए बनता है और उसको बहुत अच्छे से लगाया जा सकता है। पर 2017 की पॉलिसी में ऐसा माना जाता था कि धान और
सड़े हुए और टूटे धान के खाद्यान्न के कणों से बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं धान से यदि एथेनॉल बनने लगा तो खाने के लिए धान की शॉर्टेज हो जाएगी जी। लेकिन धान की शॉर्टेज एफसीआई ने लिख के दिया हमको कि हमारे पास तो 3 साल के हिंदुस्तान को पूरा खाना खिलाने के लिए ऑलरेडी गोडाउन में पड़ा है, इससे ज्यादा संग्रहण करने की स्थिति में हम स्वयं नहीं है जी। तो आदरणीय सीएम साहब ने इसको बहुत गौर से सुना, उन्होंने कहा कि इस लाइन को आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, और उसी पर अग्रसर होते हुए और आज देश के लिए एक मिसाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में अब धान से एथेनॉल बनाने की तैयारी में बहुत आगे प्रदेश जा चुका है, जिसको अब केंद्र सरकार भी अडॉप्ट कर रखी है। सर साथ में रहे, आगे फिर आपसे चर्चा करेंगे। उचित शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उचित जी, कितना कारगर कदम छत्तीसगढ़ के किसानों के लिहाज से और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिहाज से आप देखते हैं? देखिए, नो डाउट ये बहुत अच्छा कदम है। इसके पहले की छत्तीसगढ़ 3 मुख्यमंत्री देख चुके हैं, 2 मुख्यमंत्री देख चुके हैं, तो ये तीसरे मुख्यमंत्री है। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है, मैं कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री जो मिले हैं वो खुद एक किसान है। देखिए, तमाम उन नीतियों में या लाभ जो मिल रहा है किसानों को डायरेक्ट, जो शर्मा जी बता रहे थे, वो निश्चित तौर पर इसलिए मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खुद एक किसान है। उन्होंने सभी समस्याओं को देखा है, जूझा है, समझा है, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा 3.25 करोड़ जनता को जरूर मिल रहा है, खासकर किसानों को जी। ये देखिए कि जो अभी एमओयू हो रहा है, नो डाउट इससे अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा। जो सड़े हुए चीजों पे, अन्य चीजों पे जो धान से जो चीजें होंगी, नो डाउट कि उससे आर्थिक भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, किसानों को अपनी जो धान है उसका भी पैसे मिलेंगे। तो नो डाउट एक बहुत एग्रेसिव और बहुत अच्छा स्टेप है सरकार का। मैं तो बहुत तारीफ करूंगा कि इस तरीके का लड़के, जिस तरीके से एग्रेशन में और लड़के एक फाइट करके उन्होंने केंद्र से अप्रूवल लाया, तो नो डाउट ये छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट है। बस इसमें आगे कुछ पॉलिसीज एज इट इज बनी रहे, क्योंकि देखिए मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से ये प्लांट डलते हैं, प्लांट डलने के बाद इनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे रहे। अगर किसी तरीके के केंद्र में कोई परिवर्तन आता है तो फिर ये दिक्कत में आ सकते हैं। जैसे एक लैकुना तो उन्होंने छोड़ के रखा हुआ कि अभी भी एफसीआई से लेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा आगे कि जिस तरीके से बायोफ्यूल पे है, चाहे ये ने जो शर्मा जी बात कर रहे थे, 2 यूज है जिस प्रकार से एथेनॉल के, वो दोनों में अगर प्रॉपर बढ़ जाता है, 60-40 का जो रेशियो आपने प्लांट वालों को जो बताया है, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा है। लेकिन एक तकलीफ थोड़ी सी इसमें कहीं नजर आती है कि जो प्लांट डल रहे हैं उन्हें कंडीशनली अगर एफसीआई से लेना रहे तो हमारे जो मार्केट से लेने में और जो ओपन मार्केट से प्लांट वालों को जो हमारे लेने में है उनको फायदा नहीं मिल पाएगा, ऐसा लगता है। तो इसलिए पॉलिसी ये एक महत्वपूर्ण बात का जिक्र आपने किया। मंत्री अमरजीत भगत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मंत्री जी, एक सवाल मेरा भी जहन में यही उठ रहा था कि जो किसान हैं या फिर जो अब सोसाइटियां हैं, उनको डायरेक्ट फायदा पहुंचाने के लिए सरकार की क्या रणनीति है, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, हमारे पास जो अतिशेष धान बचेगा उसको एथेनॉल बनाने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी प्रयास हुए, उसमें सफलता मिली है। और निश्चित तौर पर अब जो हमारे पास एक सीमा रहती थी धान खरीदने की कि हम इससे ज़्यादा सेंट्रल पूल और स्टेट पूल के बाद हम ज़्यादा लेने की स्थिति में जो नहीं रहते थे, अब हमारे पास वो लिमिटेशन हट जाएगा और हम अपने क्षमता के अनुसार, अपने उपयोग के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार जितनी की आवश्यकता होगी, स्टेट पूल, सेंट्रल पूल, पीडीएस में देने के बाद और एथेनॉल में कितना हमारा जरूरत पड़ेगा उसके अनुसार हम लोग लेंगे। और इसके लिए बाकायदे माननीय मुख्यमंत्री जी ने औद्योगिक नीति 2019 से 24 के बीच में इसका प्रावधान किया हुआ है कि इसके प्लांट्स लगेंगे और हम इसका एथेनॉल बना करके बाजार में बेचेंगे। तो निश्चित रूप से किसानों को सीधा इसका फायदा मिलेगा और राज्य में भी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। जी प्रदीप सर, एक सवाल मेरा यहाँ पर यह भी उठ रहा है, हम लगातार एफसीआई का जिक्र कर रहे हैं, जो अभी तक अगर बात की जाए संग्रहण, परिवहन और तमाम तरह की इन चीजों में परिपक्व थी, लेकिन अब इस नई फील्ड के लिहाज से क्या खरा उतर पाएगी जो उम्मीदें आप लोगों की है, सरकार की है? नहीं, अभी तक के जो प्रयास रहे और केंद्र ने जो अनुमति दिया है उसके तो हम स्वागत करते हैं, परंतु केवल एफसीआई के माध्यम से अनुमति दिया है, उसको राज्य सरकारों को भी उसको फ्रीडम देना चाहिए कि वो अपनी एजेंसी के माध्यम से भी धान का खरीदी करे और एथेनॉल बनाने में उपयोग करे। इस बात की अगर लिबर्टी देती है तो निश्चित रूप से राज्य सरकारें इसमें ज़्यादा
इसमें काम करेंगी और स्वावलंबी बनने की दिशा में पहल कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। जी सर, साथ में रहे प्रदीप जी, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, कैश क्रॉप के लिए जैसा कि पहले भी आपने जिक्र किया, गन्ने पर भी छत्तीसगढ़ के किसान स्विच कर गए थे, लेकिन धान परंपरागत खेती के अब वापस उस पर लौटते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि प्रदेश में जिस तरह से धान किसानों को सरकार सहूलियत दे रही है और तोहफे एक के बाद एक मिल रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर परंपरागत खेती पर छत्तीसगढ़ लौटता हुआ नजर आ रहा है। इस स्थिति में क्या जो हाल ही में एक और बयान निकलकर सामने आया था कि गन्ने से भी अब हम तैयारी करने के मूड में हैं, क्या उस दिशा में भी कोई काम अग्रसर होगा? हाँ, उसमें तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि गन्ने से जो एथेनॉल बनाया जा रहा था उसका रेट भी बहुत अच्छा था और धान से जो बनाया जा रहा था उसका रेट बहुत कम था। तो मुख्यमंत्री जी ने गन्ने का तो तुरंत शुरू करा दिया, जिसके लिए एमओयू वगैरह हो गया। अब तो प्लांट लगने की दिशा में भी जो प्रारंभिक चीजें होती हैं वो भी होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन धान के बारे में इसलिए बहुत जरूरी था जानना कि धान देश में पहला ही उपक्रम है, पहला ही प्रयास था और कोई तैयार नहीं था धान के लिए देने के लिए। ये तो मुख्यमंत्री जी की साहस और उनके नेतृत्व की दृढ़ता है कि उन्होंने केंद्र के पास जाके चिट्ठियां लिखी, नीति आयोग में भेजा अधिकारियों को, मंत्रियों को लेके वो खाद्य मंत्रियों से मिले और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आखिर में 98.9% का आपको लेना है तो गन्ने से बने या धान से बने आप रेट एक क्यों नहीं देते? और जब आपके पास ज्यादा धान है तब जाके वो सहमत हुए और 54 की अभी भी वो गन्ने से बनने वाले की बराबर में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी 54 काफी अच्छा धान है, क्योंकि लगभग आप मान लीजिए 1 किलो धान से 470 ml आपका एथेनॉल बन जाता है, यानी लगभग आधा के आसपास है ना। तो आप यदि 2250 में एफसीआई दे रही है तो उसको आप डबल करते हैं 4400 के आसपास और आपको 5400 मिल रहा है, तो 10 रुपए का मार्जिन है, 2-3 रुपए और निकाल दें उसमें तो भी आपके पास जो है 7-8 रुपए का पर लीटर मार्जिन है और 40 KLD का प्लांट है, किलो लीटर पर डे का प्लांट है। तो आप समझ सकते हैं कि काफी फायदेमंद सौदा ये साबित होगा। लेकिन एफसीआई को जोड़ देने से ये हुआ कि मान लीजिए आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में सबसे कम एफसीआई के वैसे भंडारण गोदाम है। जी। अब एफसीआई के गोदाम वो तय करते हैं कि हम उड़ीसा के गोडाउन से लेके आए या उड़ीसा का लेके आए, तो फिर हम छत्तीसगढ़ में जितनी मशक्कत कर रहे हैं हमारे किसानों को न्याय मिले, हमारे गर्मी का धान जो है एथेनॉल के प्लांट में खप जाए, अब वो उड़ीसा से आएगा तो हमको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है कि धान जो है उड़ीसा के किसान वहां दें, उसको एफसीआई वहां खरीदे, उसके बाद वहां से ट्रांसपोर्ट हमको करे और करने के बाद हम उससे एथेनॉल बनाए। एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं ये नजर आती है। उसके लिए राज्य सरकार को अधिकृत कर दे कि भाई आप, ये चुनौती नहीं है, ये एक पेच है। जी एक तरह का पेच है जिसको केंद्र सरकार अभी भी अपने हाथों में रखना चाहती है। क्योंकि समय का अभाव है, हम लोगों ने कहा संक्षेप में एक चीज में ये भी समझना चाहूंगा कि इस नवाचार से देश भर में जहां गोदामों में सड़कों पर अनाज सड़ता है, क्या उस पर थोड़ा सा कमी आ पाएगी या उस पर लगाम लग पाएगी? किस पे? मैं समझा नहीं सर आपका सवाल। देश उचित जी, मेरा सवाल ये है कि देश भर में जहां जहां गोदामों में या सड़कों पर या फिर मंडियों में जो अनाज सड़ रहा है उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी आती दिखाई देगी इस तरह के अगर नवाचार देश में उत्पन्न होते रहेंगे? जी, इस तरीके की बिल्कुल लगातार R&D होते रहनी चाहिए। और जो लगभग मुझे थोड़ा सा ज्ञान है, प्रदीप जी शायद सही बता पाए कि 30% शायद वेस्टेजेस है जी। 30% जो ऐसी चीजें जिसका हम यूज भी नहीं कर पाते किसी भी तरीके से, तो वो उसके लिए अगर R&D होनी चाहिए और नए प्लांट एकदम इसको फ्री होना चाहिए और नीतियां इतनी सुगम बनानी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इन सड़े हुए चीजों से और एक्स्ट्रा जो है जो शेष बची हुई चीजों से अगर कोई चीज उत्पन्न होती है तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा और नेक कदम होगा। इसकी पॉलिसीज में बहुत जरूरी है कि परिवर्तन करके इसको फ्री करना चाहिए, क्योंकि वो कोई एक्स्ट्रा तो चीजें उनसे हो नहीं रही है। जो आपका बच रहा है, जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है आपके पास, उससे अगर कोई चीज क्रिएटिव कर रहे हैं जिससे आर्थिक उन्नति हो रही है, किसान संबल बन रहा है, किसान में एक उत्साह आ रहा है, किसान अपने आप में आत्मनिर्भर हो रहा है, तो नो डाउट कि ऐसी योजनाओं को सर्वोपरि रख के तवज्जो देना चाहिए। ये मेरे एक है। और दूसरी चीज की सरकार ये भी देखे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने प्लांट डाल रही है, सरकार को ये भी देखे कि कई एथेनॉल के जो 2 प्रोडक्ट है, एक तो आपका एथेनॉल से जो बायोफ्यूल को लेके है, एथेनॉल से जो अल्कोहल को लेके, तो कहीं रेट में ऐसी चीजें ना हो कि केवल बायोफ्यूल, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि इससे डीजल पेट्रोल के भाव कुछ कम होंगे, तो उम्मीद है कि किसान को उसका लाभ मिले और बायोफ्यूल से चीजों को हम ज्यादा प्रमोट करें, बजाय एथेनॉल का जो दूसरा यूज है जो शराब में खपता है, जो शराब ENA जिसको प्रदीप जी बोल रहे थे, वो शराब और अल्कोहल में उसका यूज होता है। तो देखें कि हम बायोफ्यूल में इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें, अदरवाइज आने वाले समय कहीं ऐसा ना हो जाए कि
जिसको लाभ पहुंचाने के लिए था उसको हम ना पहुंचा पाए और अल्कोहल इंडस्ट्री को ज्यादा फायदे मिल जाए। बिल्कुल, और उससे कहीं ना कहीं दूसरे स्तर पर गंभीरता नजर आए। खैर, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मंत्री जी मेरा एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि अब हम लगातार किसानों के आय को दोगुनी करने की बात करते हैं, बीजेपी इस नारे को बहुत ज्यादा बुलंद करती हुई नजर आती है, लेकिन क्या उस पर अमल करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार और आगे बढ़ गई? हेलो माननीय मंत्री जी। देखिए आदरणीय, अब जो आप जो कह रहे हैं उस विषय में अगर हम कहें तो छत्तीसगढ़ जो है इसमें मास्टर स्ट्रोक माननीय भूपेश बघेल जी ने मारा है। जी जी। जिस विषय में लोगों का विचार नहीं जा रहा था, ध्यान नहीं जा रहा, तो उस ओर ध्यान आकर्षित कराया है। जहां छत्तीसगढ़ में बम्पर धान का स्टॉक है, खरीदी होता है, और हम देखें तो खरीफ का केवल धान हम केंद्र सेंट्रल का जो नीति है उसमें केवल खरीफ का धान खरीद पाते हैं और समर पेडी का धान हमारे पास रह जाता है। इसमें खरीफ के साथ समर पेडी का भी खरीदी हो सकेगा, और जो यहाँ पर एथेनॉल बनाने की दिशा में पहल हुई है, इससे अन्य राज्य भी यहाँ से सब सीखेंगे और आर्थिक समृद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे। इसमें छत्तीसगढ़ जो है आइडल के रूप में देखा जाएगा। जी, माननीय प्रदीप शर्मा जी, समय का चूंकि अभाव है, एक लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा और थोड़ा सा इस विषय को विस्तृत करना चाहूंगा। चाहे गौठान की बात को, चाहे नरवा गरवा गुरबाबाड़ी की बात को, चाहे गोबर खरीदी की बात को, ये तमाम चीजें बापू के ग्राम स्वराज को कहीं ना कहीं दर्शाती हुई नजर आती हैं। शायद आप भी गांधीवादी विचारधारा को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन इससे इतर एक सवाल यह है कि जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, जब हम वैश्विक स्तर पर अग्रसर होने की बात करते हैं, तब क्या ये तमाम मसले 100% खरे उतर पाते हैं? देखिए, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक मसला है जी। चाहे नरवा गरवा घुरवाबारी की बात हो, चाहे गौठान की बात हो, या फिर आपके खेतों में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात हो, कार्बन को वापस जमा करने की बात हो, ये सब इसमें मदद करता है जी। बायोडीजल या बायोफ्यूल जो है, एथेनॉल जो है, वो भी आपके 20% कार्बन इमिशन को कम करता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा वैश्विक, और भूपेश बघेल के हर प्रयास में आप एक देखेंगे कि उसमें एक निश्चित वैज्ञानिकता छिपी रहती है, और वो उनको मिला है उनके परंपरा से, जो उन्होंने बचपन से विनोबा जी को, गांधी जी को देखा है और जो पढ़ा है और जो समझा है। तो उसमें सबसे अच्छी बात है कि वैज्ञानिकता के साथ आधुनिकता है जी। उस वैज्ञानिक आधुनिकता के साथ, उस देशज आधुनिकता के साथ वो नए नए कार्यक्रम बनाते हैं, और हमको कहते हैं कि इसमें रिसर्च का सपोर्ट करें जी। और उनके बहुत सारे कार्यक्रम तो ऐसे हैं कि अभी आप सुनेंगे, जैसे हम लोगों ने सबसे पहले ताइवान के प्रोफेसर चांग को बुला के हम लोगों ने सिलिकॉन कार्बाइड के ऊपर काम करना शुरू किया है जी, जो कि हिंदुस्तान में भी कोई नहीं कर रहा है। बिल्कुल, तो इन सबका फायदा भी कहीं ना कहीं प्रदेश को होता हुआ दिखाई दे रहा है, और प्रदेश की नहीं राष्ट्रीय पटल पर भी कहीं ना कहीं एक आइकॉन छत्तीसगढ़ बनता हुआ नजर आ रहा है। खैर, चूंकि सर समय का अभाव था, नहीं तो और विस्तृत चर्चा हम इस पर करते। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और वक्त निकालकर हमारे साथ आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में जवाब तो देना होगा, मैं आज फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।